Hello friends, welcome back to Easy Study with Divya and this is the 19th part of our business studies revision schedule और ये हमारे नए चैप्टर की स्टार्टिंग है. So we have done all the 3 chapters of our business studies and now we are at the 4th chapter and that is प्लानिंग. चैप्टर 4 प्लानिंग. सो ये मेरा मोस्ट फेवरेट चैप्टर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. सो आई होप आप लोगों को भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा एंड आप लोग सीरीज में चल रहे हैं, दैट टू आई होप. एंड गाइज इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग ईजी स्टडी विद दिव्या. सो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ. लेट्स गेट स्टार्टेड. आज जो हम पढ़ेंगे प्लानिंग में वो है हमारे पास मीनिंग, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और प्लानिंग के फीचर्स. ठीक है, सो देखते हैं. सबसे पहले तो मीनिंग क्या है प्लानिंग की. ठीक है, तो प्लानिंग की मीनिंग सबको पता है क्या होती है, क्योंकि प्लानिंग हम सब करते हैं कहीं ना कहीं. बहुत सारी चीज़ जो लाइफ में हम करते हैं उस सब की हम प्लानिंग करते हैं. सिर्फ बिजनेस में ही प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग इज़ एवरीवेयर. इवन मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं. सो प्लानिंग इज़, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ टू डू इट. यानी कि एडवांस में अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो उसकी प्लानिंग आप पहले ही कर लेते हो. यानी एडवांस में ही आप ये डिसाइड करते हो कि कौन ये काम करेगा. पहले बात तो काम क्या है, कैसा है, कैसे करेंगे उस काम को, कौन करेगा और कब करेगा. ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ. जैसे हम स्कूल में जब हुआ करते थे तो हम काफ़ी बच्चे जो शैतान होते हैं उन्हें बंक करने की बड़ी आदत होती है. तो जब फ्री पीरियड मिलता है तब हम बंक करने की भी प्लानिंग करते हैं. हम ये बोलते हैं अपने दोस्त को कि तू वॉशरूम के बहाने से जा और मैं किसी कॉपी चेक करवाने के बहाने से आऊँगी एंड दोनों एक क्लास के बाहर मिलेंगे और फिर वहाँ से बंक करेंगे. सो कहीं ना कहीं हम सब प्लानिंग कर रहे होते हैं, है ना. तो प्लानिंग का मतलब सबको पता है कि एडवांस में अगर आप कोई चीज़ करने वाले हो लाइफ में, हर चीज़ में अगर आपका कोई भी गोल है, ज़रूरी नहीं कि हम बिजनेस की बात करें, अगर लाइफ में भी आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ की प्लानिंग करके चलते हो कि मुझे कैसे वो चीज़ अटेन करनी है, कब मैं अटेन कर लूँगी, कैसे होगा. तो ये सब आपका प्लानिंग का हिस्सा है, प्लानिंग के एस्पेक्ट्स हैं. नाउ प्लानिंग हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर आर वी एंड वेयर वी वांट टू गो. हम कहाँ पे हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, उस चीज़ का जो गैप है वो गैप कौन फुलफिल करता है, वो गैप के बीच ब्रिज कौन बनाता है, दैट इज़ योर प्लानिंग. ओके, सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं बताऊँ कि 2 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट, goal should be always in quantitative terms and not in qualitative terms. goal यानी जो प्लानिंग के आपका गोल है, जो आप ऑब्जेक्टिव सेटअप कर रहे हो, वो आपका हमेशा क्वांटिटेटिव यानी न्यूमेरिकल टर्म्स में होना चाहिए. उसको क्वालिटेटिव टर्म्स में मत करो. जैसे कि एग्जांपल दूं तो अभी फ़िलहाल मैं एक बुक पढ़ रही हूँ जो कि लाइफ, नॉर्मल लाइफ पे बेस्ड है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बेस्ड है. उस बुक में भी यही बताया गया है कि सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं, लाइफ में भी अगर आप कोई गोल एस्टैब्लिश करते हो, कुछ आपको अचीव करना है, तो उसको आप क्वान्टिटेटिव टर्म्स में और काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में अगर लिखते हो तो वो गोल अचीव करने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके. अगर आप उसको क्वालिटेटिव टर्म्स में लिखोगे तो वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहेगा, दैट विल, वहाँ पे एम्बिगिटी अराइज होगी, तो एक क्लैरिटी नहीं रहेगी. तो अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताना वो एक क्लैरिटी देता है कि हमें क्या करना है, कितना करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पतला होना है तो आप सिर्फ ये मत बोलो कि मुझे पतला होना है, मुझे मोटे से पतला दिखना है, अच्छा दिखना है. नहीं, इसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिस्क्राइब कीजिए. कैसे कि आई वांट टू वे 80 kgs. अगर आप 90 kg हो और आपको 10 kg लूज करने हैं तो आप उसको बोलिए आई वांट टू वे 80 kgs. मतलब खुद को बोले आई वांट टू वे 80 kgs. एंड तो यहाँ पे आपने अपने गोल को क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिस्क्राइब कर दिया, ना कि क्वालिटेटिव टर्म्स में कि हाँ मुझे पतला होना है. नहीं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिस्क्राइब कीजिए. तो इसी तरीके से सिमिलरली इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, जब आप गोल सेटअप कर रहे हो तो आपको उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताना पड़ेगा. आपको ये नहीं बताना कि मैं अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसलिए स्टैब्लिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे अमीर बनना है. अमीर तो सबको बनना है, लेकिन कितना प्रॉफिट आपको चाहिए उसको आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताइए. बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए ऐसा नहीं, मुझे इतना टर्नओवर चाहिए, एक स्पेसिफिक नंबर दीजिए कि मुझे 20% सेल इंक्रीज करनी है, मुझे इतना 1 करोड़ का टर्नओवर चाहिए 1 ईयर में. तो ये आपका क्वांटिटेटिव टर्म्स में होना बहुत ज़रूरी है गोल का. और दूसरी चीज़, गोल शुड नेवर बी सेट बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटीज़. एक बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब है, आई होप आप सबने सुना ही होगा, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ. यानी कि अपनी हैसियत के हिसाब से ही खर्च करने चाहिए. तो खैर वो तो खर्च करने की बात है, लेकिन यहाँ पे भी आप अगर अपना कोई गोल एस्टैब्लिश कर रहे हो तो वो आपकी
हैसियत के बाहर नहीं होना चाहिए, वो आपके अंदर, आपकी कैपेबिलिटीज़ के अंदर ही होना चाहिए। अब अगर कोई बच्चा है जो क्लास टेस्ट में, स्कूल एग्जामिनेशन में कभी पास तक नहीं हुआ, हमेशा फेल होता रहा, और अगर वो बोर्ड एग्जाम में ये अपना गोल सेट कर ले कि मैं 90+ अबव ले आऊँगा, तो क्या वो हो पाएगा? क्या वो लॉजिकल है? कहीं ना कहीं हंस दोगे सब उस पर कि क्या बात कर रहा है तो भाई, है ना। तो वो इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, आपके गोल्स इलॉजिकल नहीं होने चाहिए। उसका गोल क्या होना चाहिए? अगर वो क्लास टेस्ट में फेल कर रहा है तो उसका गोल कहीं ना कहीं होना चाहिए कि हाँ, मैं जो बोर्ड एग्जाम है उसमें मैं पास करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, तो वो गोल कहीं ना कहीं लॉजिकल है। बट अगर वो सीधा बोलते मैं 95+ ले आऊंगा, दैट इज इलॉजिकल, है ना, तो वो अटेन ही नहीं हो सकता। सो योर गोल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, योर गोल शुड नेवर बी सेट बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटीज। अपनी कैपेबिलिटी के बाहर अपना गोल सेट मत कीजिए, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो गोल से रिलेटेड थे। तो प्लानिंग करते वक्त इन चीज का ध्यान भी करना हमें जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप ही होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी सेटिंग गोल। तो उस गोल पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि गोल आपका क्वांटिटेटिव टर्म्स में होना चाहिए और आपकी कैपेबिलिटीज के बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं प्लानिंग के कुछ फीचर्स। सो फर्स्ट फीचर, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, है ना। फर्स्ट ही स्टेप क्या होता है प्लानिंग का? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो इसका फीचर क्या होगा? देखिए, फीचर्स का मतलब सिंपल होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी, अगर आपको जनरली, कुछ बच्चों को दिक्कत इसलिए आती है चीज़ों को याद करने में, वो कंफ्यूज हो जाते हैं फीचर्स के बीच, मेरिट्स डीमेरिट्स के बीच। सो इसमें कंफ्यूजिंग इसलिए ये हो जाता है क्योंकि हम काफ़ी डीप चले जाते हैं। उतना डीप नहीं जाना, थोड़ा ऊपर ही रहो, थोड़ा नॉर्मली ही लो इस चीज़ को, इतनी ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। फीचर्स अगर आपको कोई बोले कि किसी एक नॉर्मल पर्सन के, किसी ह्यूमन बींग के फीचर्स बताओ, तो बता दोगे ना। 2 आंखें होती है, 2 ईयर्स होते हैं, 1 मुंह होता है, 2 हैंड्स होते हैं, बता सकते हो ना। उसी तरीके से आपको प्लानिंग के जनरल फीचर्स बताने। अगर आपको कोई बोलते हैं आप अपने फ़ोन के फीचर्स बताओ, तो बता दोगे। कैमरा होता है, आपके इतनी स्टोरेज है मेरे फ़ोन में, इतने सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बता दोगे ना फीचर्स। तो यहाँ पे भी आपको प्लानिंग के जनरली फीचर्स पूछे जा रहे हैं। तो प्लानिंग सिंपल वे में लेके चलो। प्लानिंग हम करते क्यों हैं? क्योंकि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो इसका फोकस कहाँ होगा? ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। नो गोल, नो नीड फॉर प्लानिंग। अगर गोल नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो प्लानिंग क्यों करोगे? अगर बंक मारना ही नहीं मुझे, तो मैं प्लानिंग क्यों करूंगी, है ना। तो गोल होना और गोल की अचीवमेंट, ये आपका फोकस होता है प्लानिंग का। फर्स्ट फीचर इसका ये है। सेकंड फीचर है, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन। आपको जब मैंने मैनेजमेंट पढ़ाया था तो उसमें फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो उसका सबसे पहला फीचर क्या, फंक्शन क्या था? वो था प्लानिंग। सो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। ये एक फीचर हो गया। कितना सिंपल है, कितना ईजी है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। अब लास्ट जो फंक्शन है कंट्रोलिंग, उसमें आप ये लिख सकते हो, इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, है ना। सो आप फीचर्स खुद से भी बना के लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप ऑर्गेनाइजिंग में लिख दो इट इज द सेकंड फंक्शन, इट इज द थर्ड फंक्शन, ऐसा नहीं करना। लास्ट और प्राइमरी ये थोड़े आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको बना के लिख सकते हैं कि कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन और प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। नेक्स्ट, प्लानिंग इज परवेसिव। मैनेजमेंट जब पढ़ाया था तो बताया था ना कि मैनेजमेंट परवेसिव होता है। तो प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट का ही तो फंक्शन है। तो प्लानिंग भी तो आपका परवेसिव होगा। ये भी तो हर लेवल पे रिक्वायर्ड है। आपकी जो टॉप लेवल है वो पूरे साल की प्लानिंग करती है, जो मिडिल लेवल है वो 1 महीने की प्लानिंग करती है, जो आपके लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो हर एक दिन की प्लानिंग करते हैं कि आज क्या टास्क है। वो हर एक दिन का ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अटेन किया जाए उसकी प्लानिंग करते हैं। तो इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आपके प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे एनपीओज हों, सभी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी प्लानिंग रिक्वायर्ड है। क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों एस्टैब्लिश है भाई? हर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी गोल को अटेन करने के लिए ही तो एस्टैब्लिश हुई है। तो जहां गोल आ गया वहां प्लानिंग की जरूरत तो है ही। सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये नहीं आज आपने प्लानिंग कर ली कल आप नहीं करोगे, करनी पड़ेगी। प्लानिंग कंटिन्यूअस है, क्योंकि बताया है इससे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में कि बिजनेस एनवायरनमेंट यानी जो एनवायरनमेंट है जिसमें बिजनेस काम कर रहा है, दैट इज डायनामिक, दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट। हर हमेशा चेंज होता रहता है, कभी कोई चेंज आ गया कभी कोई चेंज आ गया। तो जब नए नए चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस से कोप अप करना, उन चेंजेस के साथ डील करना, उसको ओवरकम करना। अगर कोई नेगेटिव चेंज आया है या कोई पॉजिटिव चेंज आया है तो उसको ग्रैब करके उसका एडवांटेज लेना, ये सब कैसे होगा? इस सब की पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, तभी तो अचीव कर पाओगे। तो प्लानिंग is done on a continuous basis and it is a continuous process. Next, it is a mental exercise. Yes, आप जब प्लानिंग करते हो, जब आप कोई पर्पसफुल और प्रोडक्टिव पर्पस को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हो, ये नहीं कि कोई इलॉजिकल पर्पस के लिए, कोई पर्पस जो प्रोडक्टिव है,
जिसका कोई मीनिंगफुल पर्पस है, उसको अटेन करने के लिए जब आप प्लानिंग करते हो तो आप बहुत ही दिमाग लगाते हो उस चीज़ में। आप अपने कुछ भी नहीं बोल सकते उस प्लानिंग में, कोई भी सजेशंस नहीं डाल सकते उस प्लानिंग में। काफ़ी ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक मेंटल एक्सरसाइज है, आप अपने माइंड की एक्सरसाइज करवाते हो, बहुत ज़्यादा स्टडी करते हो। अब जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव, हम जो ये बिजनेस स्टडीज रिवीजन शेड्यूल कर रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 90+ अटेन करना। तो उसकी स्टार्टिंग में जो मैंने स्ट्रैटेजी, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, तो क्या वो मैंने हवे में बोल दिया है कि हम क्वेश्चंस कर लेंगे और हम वो कर देंगे? नहीं, आई हैव स्टडीड ऑन दैट, आई हैव एनालाइज्ड कि हाँ भाई, हमें काफ़ी सारे जो हमारे बिजनेस में कंसेप्ट होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी है और सिमिलर है, तो वो स्लाइट डिफरेंस कैसे पता करें? तो वो क्वेश्चंस करके पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने कहाँ से निकाली? ये चीज़ मैंने एनालाइज करके, स्टडी करके निकाला। मैंने अपने माइंड को एक्सरसाइज दिया, अपने मेंटल एक्सरसाइज की। सो मैंने कहीं ना कहीं गेस वर्क ना करके एक लॉजिकल जजमेंट किया, पढ़ाई की, स्टडी की, तब जाके मैंने वो चीज़, वो स्ट्रैटेजी निकाली, है ना। तो जब हम कहीं और भी बिजनेस में प्लानिंग करते हैं तो वो हमारे लिए एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि वहाँ पे कोई गेस वर्क या कोई विश वगैरह ये सब नहीं चलता, आपके जजमेंट चलते हैं, वो भी लॉजिकल जजमेंट, साइंटिफिक एनालिसिस चलता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका एक मेंटल एक्सरसाइज प्रोसेस होता है प्लानिंग, जिसमें आपके दिमाग की बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 6th पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, हम तो यहाँ रिवीजन कर रहे हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस में जो हमारा एक प्रोसेस होता है 5th वन, वो होता है सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स में से एक काम को करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं तो मैथ्स वाले टीचर भी खुद कहते हैं कि ज़रूरी नहीं ये वाला सोल्यूशन इसी वे में हो, काफ़ी सारे अलग अलग सोल्यूशन हैं, लेकिन हम कौन सा सोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं? वो जो हमें काफ़ी एफिशिएंट लगता है, जो हमें ईजी लगता है, जिसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता, वो हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव उस क्वेश्चन को करने का चूज करते हैं। तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के पास भी अपने हर एक काम को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं उस काम को अचीव करने के लिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा बेस्ट मेथड जो है वो ऑप्ट करे, वो वाला जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, जिसमें बहुत कम टाइम कंज्यूम होगा, जो इजीली अपने वर्कर्स को वो समझा सके, उसको उस पर इजीली ट्रेनिंग दे सके, तो वही वाला वो अडॉप्ट करेंगे ना मेथड। तो कहीं ना कहीं वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करने के लिए उनको डिसीजन लेना पड़ता है। वो डिसीजन वो कहाँ लेते हैं? प्लानिंग में लेते हैं। तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। कितने सिंपल आपके फीचर्स हैं, अगर आप ध्यान से समझो और दिमाग लगाओ तो ये आप खुद भी आराम से, आपको ये टिप्स पे रटे हुए होंगे, ठीक है। रटने की तो बात ही नहीं, टिप्स पे होंगे ये सारे। लास्ट जो है, इट इज़ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्यों होती है? प्लानिंग किसी फ्यूचर के काम को अचीव करने के लिए होती है ना, तो इट इज़ फ्यूचरिस्टिक, यानी ये फ्यूचर से रिलेटेड एस्पेक्ट है आपका। इट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। इसमें जो सेकेंड स्टेप है आपका प्लानिंग प्रोसेस का, वो क्या कहता है कि डेवलपिंग प्रेमिसेस डेवलप करना, यानी कि फ्यूचर को एनालाइज करना, फ्यूचर के जो चेंजेस आने वाले हैं उनको एंटिसिपेट करना, उनको पहले से जानना, प्रिडिक्ट करना, और उसके अकॉर्डिंग कि ऐसा हो सकता है तो ठीक है, फिर इससे डील करने के लिए ऐसा प्लानिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर की बात करते हो प्लानिंग में, आप फ्यूचर का कुछ चेंज आने वाला है उससे ओवरकम करना, या कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, कोई अपॉर्चुनिटी की यूटिलाइज करना है, तो वो सब आपके फ्यूचर में जो हो गया या होंगे, उन सबको यूज करने के लिए, उन सबको यूटिलाइज करने के लिए या अटेन करने के लिए आप प्लानिंग करते हो। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। सो आई होप आपको फीचर समझ आए हो। ये आपके इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, इट इज प्राइमरी, इट इज परवेसिव, कंटिन्यूअस, इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड फ्यूचरिस्टिक। सो ये सारे आपके फीचर्स हैं जो कि बहुत ईजी हैं। ये चैप्टर ही बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो आई होप समझ आए हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है इंपॉर्टेंस। अब प्लानिंग क्यों की जाए, क्या फ़ायदा है प्लानिंग करने का? सबसे पहला, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। ये अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था बंक करने वाला, तो क्लास में जब हमने डिसाइड कर लिया कि अब हमें बंक करना है, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि तू वॉशरूम के बहाने से जा और मैं किसी टीचर से कोई डाउट पूछने के बहाने जा रही हूँ, क्लास से बाहर जाऊँगी, ठीक है, और हम वहाँ पे मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को और मेरे फ्रेंड को डायरेक्शन दे रहा है कि हमें करना क्या है बंक करने के लिए। तो सिमिलरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी जब काम करने होते हैं, जब एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है, तो वो पहले से प्लानिंग करते हैं, उसमें एक्शंस डिसाइड करते हैं कि कौन से एक्शंस मुझे लेने हैं। तो वो एक्शंस आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि ये काम करना है और ये काम करना है, और इस सब काम को साथ में कोऑर्डिनेट करके करना है, तब जाके हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। सो
जो प्लानिंग है दैट एक्ट्स एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन टू अचीव द गोल। ये आपके एक गाइड की तरह, गाइडेंस की तरह हेल्प करता है टू डिसाइड करने के लिए क्या एक्शन लेना जाना चाहिए ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। जैसे कि हम अगर कहीं किसी जगह पे, किसी नई जगह पे टूर के लिए जा रहे हैं तो वहाँ हम टूरिस्ट गाइड रखते हैं ना, टूरिस्ट गाइड हमें वहाँ पे चाहिए, नेसेसरी है, क्योंकि उस जगह के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। तो वही इंसान हमें बताएगा ना कि आपको यहाँ यहाँ जाना है, आपको मेरे साथ चलना है, इधर इधर हम जाएंगे, और वो हमें पूरी चीज़ बताएगा और जो हमें वहाँ से चाहिए, जो घूमने का हमारा मोटिव था वो कंप्लीट होगा। तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, अब उनको पता तो है कि चलो ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है प्रॉफिट अचीव करना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लाना, लेकिन वो कैसे किया जाए, वो कौन से एक्शंस हम लें जिससे वो अचीव होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो वो कौन बताएगा, वो एक्शंस के बारे में कौन बताएगा? प्लानिंग बताता है। प्लानिंग जो आपके टॉप मैनेजर्स करते हैं वो उसमें एक्शंस डिसाइड कर देते हैं कि ये एक्शंस लिए जाएंगे, और वो एक्शंस जो प्लानिंग में डिसाइड होते हैं दैट एक्ट एज अ गाइड फॉर ऑल द अदर वर्कर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, उनके लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं वो सारे एक्शंस जो उनको बताते हैं कि ये एक्शन आपको लेने हैं, आपको ऐसा ऐसा काम करके हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करके देना है। ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अभी बताया प्लानिंग क्यों होती है। प्लानिंग से पहले हमें बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि प्लानिंग से पहले हम एनालाइज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, और बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा बहुत ही अनसर्टेन होता है, कभी भी कोई चेंज आ सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट की। सो कहीं ना कहीं हम प्लानिंग में बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं चेंजेस, और उसके अगर कोई नेगेटिव चेंज आने वाला है तो उसके लिए प्लान करते हैं, अगर कोई पॉजिटिव चेंज आने वाला है तो उसके लिए भी प्लान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अनसर्टेनिटी की रिस्क को रिड्यूस करता है। इट हेल्प्स इन एंटिसिपेटिंग फ्यूचर चेंजेस। फ्यूचर में जो चेंजेस होने वाले हैं उसको एंटिसिपेट करना, यानी पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेने में हेल्प करता है। एंड दस मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू देम कैन बी डेवलप्ड। सो अगर कोई आने वाली प्रॉब्लम मुझे पता चल जाए कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो मैं उस प्रॉब्लम से कोप अप करने के लिए अपने रिस्पॉन्स को बदलूंगी ना, मैं अपने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दूंगी कि ये मैं करूंगी, ऐसा ऐसा करूंगी, और मैं वो जो चीज़ आने वाली है, वो जो अपना सडन चेंज आने वाला है उससे ओवरकम कर जाऊंगी। तो ये हमारे मैनेजरियल रिस्पॉन्स को टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन उसको डेवलप करने में हेल्प करती है। देन दिस अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट कैन बी रिड्यूस। तो प्लानिंग के थ्रू इस अनसर्टेनिटी को तो आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल इन एवरी एस्पेक्ट, वी नेवर नो। सो दिस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, बट एक एक्सटेंट तक आप इस चीज़ को रिड्यूस जरूर कर सकते हो प्लानिंग के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है आपके पास प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब बताओ, अगर किसी को पता ही नहीं कि ऑब्जेक्टिव तो पता है लेकिन ये नहीं पता कि कैसे अचीव किया जाए, तो क्या हो सकता है ऐसा कि आप ऐसे काम कर दो जो कि नेसेसरी ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर एक ही काम बहुत सारे लोग बार बार करते रहें। एक बंदा सोचे कि अच्छा इस काम को करके हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे, और दूसरा बंदा भी सेम वही सोचे और वो भी वही काम करते, तो दो बंदे एक साथ एक ही काम कर रहे हैं, तो दो काम हो रहे हैं ना, तो दैट इज योर ओवरलैपिंग, यानी एक ही काम का बार बार होना, दैट इज ओवरलैपिंग। एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, तो प्लानिंग कहीं ना कहीं वेस्टफुल एक्टिविटीज का वेस्ट होना और उसकी ओवरलैपिंग होना उसको रिड्यूस करता है। अगर आपको एक बार डिसाइड हो गया कि क्या क्या एक्शंस लेने हैं और कौन सा पर्सन कौन सा एक्शन लेगा, तो हर एक बंदा अलग अलग काम करेगा, तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी और कोई वेस्टफुल एक्टिविटीज भी नहीं होगी जो कि अननेसेसरी है। सो प्लानिंग इंश्योर्स क्लैरिटी एंड एक्शन। क्या काम करनी है उसमें क्लैरिटी इंश्योर करता है आपके प्लानिंग। यूजलेस एंड ओवरलैपिंग एक्टिविटीज कैन बी मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। काफी हद तक जो यूजलेस एक्टिविटीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए ही नहीं, या फिर जो ओवरलैपिंग एक्टिविटीज है यानी एक ही काम बार बार हो रहा है, वो आपका मिनिमाइज होता है। और किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी एफिशिएंट प्लानिंग होती है कि वो चीज आपकी खत्म ही हो जाती है, एलिमिनेट ही हो जाती है। सो ये आपके मैनेजर्स पर डिपेंड करता है कि वो कितनी एफिशिएंट प्लानिंग करे। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब प्लानिंग के बारे में जब फीचर्स पढ़े थे तो पढ़ा था ना कि ये मेंटल एक्सरसाइज है। तो जब हम अपने माइंड को बहुत सारे जब हम अपने माइंड को ना स्ट्रेस देते हैं, माइंड के ऊपर स्ट्रेस देते हैं और उससे एक्सरसाइज करवाते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर उस पर स्टडी करते हैं, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं खुद ब खुद काफ़ी सारे आइडियाज़ प्रोवाइड करने लगता है हमें उस चीज़ को अटेन करने के लिए। ये आप खुद भी अप्लाई करके देख सकते हो। ये
एक्चुअली में होता है। अगर आप कोई चीज़ अटेन करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो उस चीज़ को पाने के लिए और अपना दिमाग उस चीज़ में पूरा टाइम लगा के रखोगे ना, सो योर माइंड विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू बहुत सारे आइडियाज़ टू अटेन दैट पर्टिकुलर थिंग जो आप चाहते हो। सो प्लानिंग के टाइम पे भी जो मैनेजर्स होते हैं उन्होंने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, अब उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए वो उस चीज़ पर, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और बहुत टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज करते हैं उस चीज़ पर। तो उसके बाद उनका माइंड जब उस पर स्ट्रेस पड़ता है तो वो खुद ब खुद काफ़ी सारे आइडियाज़ उस पर्सन को, मैनेजर को देता है ताकि वो उस पर्टिकुलर जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प करे। सो इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, तो प्लानिंग कहीं ना कहीं आपका इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब जब हमने फीचर्स पढ़े थे, ये देखिए फीचर्स में यहाँ पे बताया था ना, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, यानी प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये आपका बहुत सिमिलर ही है, उसमें भी यही था कि इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। कौन सा वाला डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करता है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने वाला। और अब इंपॉर्टेंस में भी इसी चीज़ को आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया कि इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, यानी अगर प्लानिंग करोगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जो कि हम ऑप्ट करें अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए। तो इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। लास्ट जो है आपके पास इंपॉर्टेंस, वो है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अब जब हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे तब मैंने बताया था कंट्रोलिंग में क्या होता है। बेसिकली कंट्रोलिंग में हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि जो हमने काम दिया है, जो हम काम चाहते हैं वो हो रहा है या नहीं, जो हमने प्लानिंग एस्टैब्लिश की, जो एक्शंस बनाए वो हो रहे हैं एक्चुअली में या नहीं। अगर जो हमारा मोटिव है वो अचीव नहीं हो रहा, तो कोई डेविएशन है, तो वो हम फाइंड आउट करके अपने उस डेविएशन को ख़त्म करके वापस से ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ ले जाने के रास्ते पे चलने लगते हैं। लेकिन वो स्टैंडर्ड जिसके अगेंस्ट हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो परफॉर्मेंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, उसको कंपेयर करते हैं, वो स्टैंडर्ड कब इस्टेब्लिश किया जाता है? वो प्लानिंग में ही इस्टेब्लिश हो जाता है। प्लानिंग में ही आप ये बता देते हो कि मुझे इस महीने 30% सेल में इंक्रीमेंट चाहिए। तो एट द एंड, जब महीने का एंड आएगा, तब आप जो स्टैंडर्ड आपने एस्टैब्लिश किया था कि 30% इंक्रीमेंट चाहिए मुझे सेल्स में, उसी के कंपैरिजन में तो करोगे ना एक्चुअल परफॉर्मेंस को, तो उसी के स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करोगे ना। तो जो प्लानिंग है दैट प्रोवाइड्स यू स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, सो प्रोवाइड्स द गोल्स और स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। प्लानिंग में ही आप डिसाइड कर लेते हो उस गोल को जो आपको अचीव करना है, जिसके अगेंस्ट आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस, उस टाइम पे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा उसको मेजर किया जाएगा। एंड बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सम स्टैंडर्ड, अगर आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसी एक एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हो, तो मैनेजर्स कैन नो वेदर दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू अटेन द गोल्स। तो कहीं ना कहीं मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल होता है ये जानना कि वो अपने गोल को अचीव करने में एबल हैं या नहीं। एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन इट कैन बी करेक्टेड, और अगर कोई डेविएशन है तो उसको फिर करेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये तो आपका ये 2 पॉइंट्स जो हैं, डेविएशन को फाइंड करना, उसको करेक्ट करना, वो तो आपका कंट्रोलिंग का हिस्सा है। लेकिन प्लानिंग में अगर स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश नहीं करोगे तो कंट्रोलिंग कहाँ से होगी? अगर मैंने साल के स्टार्टिंग में ही ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे 90% लाने हैं, तो प्री बोर्ड के टाइम पे जो मेरा रिजल्ट होगा, जो मेरी परफॉर्मेंस होगी, उसको मैं किस चीज़ के साथ कंपेयर करूंगी ये जानने के लिए कि मैं सही चल रही हूँ या नहीं, मैं एफिशिएंट हूँ या नहीं पढ़ाई में, है ना। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना होता है, जो कि आपके कंट्रोलिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद बनता है। आप एक और चीज़ बोल सकते हो, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। इस पर आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई इज प्लानिंग प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। दैट मीन्स कि कंट्रोलिंग से पहले प्लानिंग रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा हद तक रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर प्लानिंग में आप स्टैंडर्ड्स, इसका आंसर यही होगा कि बिकॉज प्लानिंग हेल्प्स फॉर एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग एंड दैट इज वाई प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग आपको कंट्रोलिंग के लिए जो स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करने हैं उसमें हेल्प करता है, और इसलिए दिस इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। सो गाइज, आई होप आपको प्लानिंग का मतलब, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस और प्लानिंग के फीचर्स सब समझ आए हो। एंड गाइज, इफ यू हैव found my way of teaching interesting, so please give me your feedback, this motivates me to make more videos। and अगर कोई डाउट्स हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरे नोट्स के PDF फॉर्म चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।